तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, आज हम प्लेस ऑफ सप्लाई जो जीएसटी के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका पूरा रिवीजन यहां पर करके चलेंगे। और ये सारा रिवीजन मैं अपने हैंड राइटिंग नोट्स के थ्रू करवाऊंगा। सर, हैंड राइटिंग नोट्स कहां से मिलेंगे? तो दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो भाई। और ये है बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री आप सभी लोगों के लिए जिनका भी एग्जाम 22 में है। और अगर वो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर को फटाफट से रिवाइज करना चाहते हैं तो भाई एक बार इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लीजिएगा। इसका कंप्लीट सीरीज मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखा है यूट्यूब के ऊपर, राइट। और अगर आप इसका पूरा का पूरा कोर्स चाहते हो भाई, पूरा का पूरा कोर्स विद हैंड राइटिंग नोट्स विद क्वेश्चन बैंक, पूरा कोर्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखे हैं, जहां पर हमने सीए का, सीएस का, सीएमए का एक्सक्लूसिव बैच टैक्सेशन के लिए आप लोगों को वहां पर मेरा लिंक मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर है। और डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है दोस्तों। तो यकीन मानिए आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। प्लेस ऑफ सप्लाई दोस्तों क्यों जानना जरूरी है? बिकॉज आपका सप्लाई का नेचर क्या है, वेदर इट इज इंटर और वेदर इट इज इंट्रा, ये फर्क ये डिपेंड करेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है दोस्तों। अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में सबसे पहले कंटिन्यूअस जर्नी का डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब हम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का बात करते हैं तो कंटिन्यूअस जर्नी का डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूअस जर्नी का मतलब है भाई, जहां पर कभी भी कोई सिंगल टिकट इशू हुआ हो या एक से ज्यादा टिकट इशू हुआ हो एट अ सेम टाइम होना जरूरी है। सिंगल सप्लायर ने इशू किया हो या सिंगल सप्लायर के बेस पर किसी एजेंट ने इशू किया हो, उसे हम लोग कंटिन्यूअस सप्लाई बोलते हैं। बस बीच में स्टॉप ओवर नहीं होना चाहिए, कोई भी स्टॉप ओवर नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब है इंडिया के बाहर गुड्स लेकर जाना। तो जब आप सामान को इंडिया के बाहर लेकर जाते हो तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और दोस्तों, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है 5 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। और ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आपको जानना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है जब 5 कंडीशन पूरा होता है तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं। जब सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया में हो, जब रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इंडिया के बाहर हो, जब प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया के बाहर हुई हो, जब पेमेंट जो है वो फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज में मिला हो, या आरबीआई ने अगर परमिट कर दिया है तो इंडियन करेंसी में मिला हो, और सर्विस का सप्लायर और सर्विस का रेसिपिएंट केवल इस रीजन से डिस्टिंक्ट पर्सन ना हो कि जैसे वो इंडिया में ब्रांच ऑफिस है, हेड ऑफिस इंडिया के बाहर है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सेपरेट एंटिटी होना चाहिए। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है भाई? इंडिया के बाहर से इंडिया में लेकर आना। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर 5 की जगह 3 कंडीशन है। सप्लायर इंडिया के बाहर हो, रेसिपिएंट इंडिया के अंदर हो, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है भाई साहब वो भी इंडिया के अंदर ही हुई हो। तो ये सारी तमाम बातें हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस मींस, दोस्तों लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस मींस इसका क्या मतलब है? सप्लायर का लोकेशन कहां होता है? बिकॉज जब आप प्लेस ऑफ सप्लाई पता लगाते हो तो यह जानना बहुत जरूरी है कि सप्लायर का लोकेशन कहां है और रेसिपिएंट का लोकेशन कहां पर है। तो जो सप्लायर का लोकेशन है वैसे ही रेसिपिएंट का लोकेशन भी निकलेगा। तो हम ये जान लेते हैं कि सप्लायर का लोकेशन कहां बोलते हैं। दोस्तों, अगर सप्लायर कोई बिजनेस कर रहा है तो जहां पर उसने अपने प्लेस ऑफ बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाया है, रजिस्टर्ड, वो उसका लोकेशन होता है। और अगर मान लीजिए वो बिजनेस किसी और जगह से कर रहा है अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां उसने रजिस्ट्रेशन लिया वहां से काम नहीं कर रहा, कहीं और से कर रहा है, कोई ऐसा फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है जहां से वो अपना काम कर रहा है। जैसे दोस्तों कई बार क्या होता है, मेरा ऑफिस तो है जयपुर लाल कोठी पर, लेकिन मैं अपना लेक्चर वगैरह या क्लास का सारा काम अपने घर के स्टूडियो से करता हूं। तो दैट इज ऑल्सो माई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट, तो उसे भी लोकेशन ऑफ सप्लायर कहा जा सकता है। और तीसरी बात है भाई साहब कि अगर आप एक से ज्यादा जगह से सर्विस दे रहे हो, अगर आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां आपने रजिस्ट्रेशन लिए हैं वो एक से ज्यादा है, या आपका फिक्स एस्टेब्लिशमेंट एक से ज्यादा है दोस्तों,
तो ऐसे में जहां पर आपका सप्लाई ज्यादा कंसर्न होगा, जिस प्लेस से आपका सप्लाई ज्यादा कनेक्टेड होगा, वहां पर आपका लोकेशन माना जाएगा। दोस्तों वहां पर आपका लोकेशन माना जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ सच प्लेसेस, इन एब्सेंस ऑफ सच प्लेसेस, जो नॉर्मली आपका यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस होता है, सप्लायर का जो यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस होता है, वहां पर लोकेशन मानी जाती है। तो ये चीज आप याद रखोगे। मैं इसमें आपको फटाफट क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। अगर आपको रेगुलर क्लास चाहिए, रेगुलर नोट्स चाहिए, रेगुलर क्वेश्चन बैंक का पूरा प्रैक्टिस मैंने क्लास में करवाया है, तो एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा। हमने सीए, सीएस, सीएमए सभी के लिए इंडिपेंडेंट क्लासेस का लिंक वहां पर आप लोगों को दे रखा है, जिसमें फ्री डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं, ठीक है, और फ्री हैंडराइटिंग नोट्स का भी मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों सप्लाई अगर कंटिन्यूअस देने की बात हो, तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस किसे बोलते हैं? अगर किसी सर्विस को देने का पीरियड 3 महीने से ज्यादा होता है कंटिन्यूअसली, विद पीरियोडिकल पेमेंट ऑब्लिगेशंस की, 3 महीने से ज्यादा, जैसे कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 महीने से ज्यादा के लिए होता है, तो उसे हम बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। दोस्तों हम उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। इट इंक्लूड सप्लाई ऑफ सर्विस एज गवर्नमेंट में, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट मे बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। सेक्शन जो नंबर होते हैं भाई साहब वो भी गिवन होता है, जैसे सेक्शन 10 है हमारा यहाँ पर, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो सेक्शन 10(1)(a) यहां पर बोलता है वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट बाई एनी वन ऑफ गुड्स। तो जब मूवमेंट होगा भाई, तो सप्लाई कहां मानी जाएगी? जहां पर मूवमेंट टर्मिनेट होगा। सेक्शन 10 और 11 गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई बताएगा, सेक्शन 11 और 12 सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई बताएगा। सर दो दो सेक्शन क्यों? भाई जब सारा काम इंडिया में होता है तो सेक्शन 10 लगता है, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैटर है तो सेक्शन 11 लगता है। ऐसे ही सर्विस में दोनों पार्टीज, सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया में होता है तो सेक्शन 11 लगता है, और अगर एक भी पार्टी इंडिया के बाहर होती है भाई तो सेक्शन 12 लगता है, राइट। और ये जितने भी सेक्शन आप पढ़ रहे हो ना, ये सारे के सारे सेक्शन आईजीएसटी एक्ट के हैं। तो सेक्शन 10(1)(a) आपको क्या बोलता है कि जब जब कोई सप्लाई होगी और गुड्स का मूवमेंट होगा, तो जहां पर वो मूवमेंट टर्मिनेट होगा भाई, उस लोकेशन पर पीओएस माना जाएगा, उस लोकेशन पर पीओएस माना जाएगा। और हो सकता है दोस्तों मूवमेंट किसी ने भी किया हो, डजंट मैटर। मैंने यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और आप इन एग्जाम्पल्स को पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद 10(1)(b) क्या बोलता है दोस्तों? सेक्शन 10(1)(b) वो कहता है कि अगर गुड्स डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, अगर कोई थर्ड पर्सन ये कहता है कि भाई ये सामान जो है तुम वहां पहुंचा दो, तो थर्ड पर्सन ने ये इंस्ट्रक्शन दिए, थर्ड पर्सन ने ये डायरेक्शन दिए, तो जब जब थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पर, जब जब थर्ड पर्सन के इंस्ट्रक्शन पर कोई काम होगा, तो जो भी थर्ड पर्सन की लोकेशन होगी दोस्तों, जो भी थर्ड पर्सन की लोकेशन होगी ना, वहां पर दोस्तों पीओएस माना जाएगा। वहां पर हम लोग पीओएस मानकर चलेंगे, वहां पर हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई को मानकर चलेंगे। अच्छा, सेक्शन 10(1)(c), इसके भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं जिन्हें एक बार आप लोग देख सकते हो, चेक कर सकते हो। सेक्शन 10(1)(c) क्या बोलता है? वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, अगर कोई ऐसी सप्लाई है जहां पर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर आपने फ्लैट खरीदा, पहले से फर्नीचर लगा हुआ है, बिल्डर ने आपको चाबी दे दी और फर्नीचर का पैसा ले लिया, तो फर्नीचर को मूव नहीं करना पड़ा। तो लॉ कहता है जब गुड्स का मूवमेंट ना हो रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में पीओएस वहां पर माना जाता है जहां पर गुड्स लॉकेटेड होता है, जहां पर दोस्तों गुड्स लॉकेटेड होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जहां पर गुड्स लॉकेटेड होता है वहां पर पीओएस माना जाता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल, जब मैं रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूं दोस्तों, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल यहां पर देकर चलता हूं। 10(1)(d) पर आ जाओ भाई, अगर गुड्स को असेंबल्ड किया गया एट साइट तो क्या होगा? दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब जब गुड्स को असेंबल्ड किया जाएगा तो पीओएस कहां माना जाएगा? एट प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली। जहां पर गुड्स असेंबल्ड होगा, जहां पर गुड्स का इंस्टॉलेशन होगा,
वहां पर दोस्तों पीओएस माना जाएगा, वहां पर पीओएस माना जाएगा। इसके बाद 10(1)डी के बाद 10(1)ई क्या बोलता है, ऑन बोर्ड अगर गुड्स की सप्लाई हुई है, ऑन बोर्ड, तो ऑन बोर्ड अगर गुड्स की सप्लाई होती है तो जहां से गुड्स को ब्रॉट किया जाता है कन्वेंस के ऊपर, जहां से गुड्स को कन्वेंस के ऊपर ब्रॉट किया जाता है, वो प्लेस सप्लाई का प्लेस माना जाता है। तो ये 5 छोटे छोटे सेक्शन आप याद रखोगे, जहां मूवमेंट होगा तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगा, अगर थर्ड पर्सन के कहने पर हो रहा है तो थर्ड पर्सन की लोकेशन पर पीओएस माना जाएगा, और अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जहां पर गुड्स अवेलेबल है वहां पीओएस माना जाएगा। असेंबली और इरेक्शन के केस में जहां पर असेंबलिंग होती है, जहां पर इरेक्शन होता है, वहां पीओएस माना जाता है। और अगर ऑन बोर्ड सप्लाई का मैटर है तो जहां पर गुड्स को ब्रॉट किया जाएगा कन्वेंस पर, जहां पर गुड्स को ब्रॉट किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा दोस्तों, वहां पर पीओएस माना जाएगा। सेक्शन 11 कहता है पीओएस इन केस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो अगर कोई सामान इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया जा रहा है, इंपोर्ट, तो जो इंपोर्टर की लोकेशन होती है ना, जो इंपोर्टर की लोकेशन होती है, वहां पर पीओएस माना जाता है, वहां पर पीओएस माना जाता है इंपोर्टर की लोकेशन पर। और अगर मैटर एक्सपोर्ट का है, अगर मैटर एक्सपोर्ट का है, तो फिर एक्सपोर्टर का लोकेशन मत देख लेना भाई। जब जब एक्सपोर्ट होगा तो हमेशा पीओएस इंडिया के बाहर माना जाएगा, हमेशा पीओएस इंडिया के बाहर माना जाएगा, लोकेशन आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। सेक्शन 12 पर आ जाओ, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो 12(1) क्या कहता है भाई, ये सेक्शन तभी लगेगा जब पीओएस सर्विस का मैटर हो और दोनों पार्टी, सप्लायर भी और रेसिपिएंट भी, दोनों इंडिया के अंदर हो। 12(2) डिफॉल्ट सेक्शन है, वो ये कहता है कि अगर 12(3) से 12(14) तक नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारे स्पेसिफिक सेक्शन है, तो आप डिफॉल्ट सेक्शन लगाना। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पीओएस है, और अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो ध्यान रखना, अनरजिस्टर्ड आप और हम जैसे लोग, तो अगर सप्लायर के पास रेसिपिएंट का रिकॉर्ड अवेलेबल है तो रेसिपिएंट की लोकेशन मानी जाएगी, और अगर रेसिपिएंट का रिकॉर्ड सप्लायर के पास अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन पर ही पीओएस मान लिया जाएगा, वहीं पर पीओएस मान लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिफॉल्ट सेक्शन। और अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक सेक्शन। तो अगर हमारा क्वेश्चन स्पेसिफिक सेक्शन में फॉल करता है तो पीओएस उसके अकॉर्डिंग निकालना है, और अगर वहां पर फॉल नहीं करता है तो फिर हमें डिफॉल्ट सेक्शन लगाना है। 12(3) बोलता है डायरेक्टली रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट और वेसल, डायरेक्टली रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट और वेसल, कोई भी सर्विस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बोट या वेसल से रिलेटेड है, उसके ऊपर सेक्शन 12(3) लगता है। इसमें आर्किटेक्ट, इंटीरियर सर्वेयर, इंजीनियर, एस्टेट एजेंट, सारे एजेंट नहीं, केवल एस्टेट एजेंट जो होता है, लॉजिंग अकोमोडेशन बाई होटल, हाउस बोट ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज और रिसेप्शन और बिजनेस फंक्शन इंक्लूडिंग सर्विस इन रिलेशन टू सच प्रॉपर्टी, और साथ में जो एंसिलरी सर्विसेज होती है वो भी यहां पर कवर होगी। तो जितनी भी सर्विसेज इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए भाई, या बोट और वेसल से संबंधित सेवाएं यहां पर कवर होती है। और पीओएस कहां माना जाता है भाई, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉकेटेड होती है। और अगर वो एक से ज्यादा राज्यों के अंदर है तो उसको अलोकेट किया जाता है, प्रपोर्शनेट किया जाता है। प्रपोर्शनेट करने का तरीका रूल्स में बताया गया है। इंडिया के बाहर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लॉकेटेड है, ध्यान रखना, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो फिर हम भूल जाएंगे और हम रेसिपिएंट के लोकेशन पर ही पीओएस मान लेंगे भाई, हम रेसिपिएंट की लोकेशन पर ही पीओएस को मान लेंगे। भर भर कर एग्जांपल दिए हैं आप लोगों को। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस 12(4) में आती है, जिसमें रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस, पर्सोनल ग्रूमिंग, जैसे आपको कोई इंटरव्यू की तैयारी करनी है, फिटनेस, आपको जिम बॉडी बनानी है, ब्यूटी सलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी बिकॉज इट इज ऑल्सो लाइबल फॉर जीएसटी। तो इसमें जहां पर परफॉर्मेंस होगी, जहां पर दोस्तों परफॉर्मेंस होगी वहां पर पीओएस माना जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर भी ध्यान रखना कि अगर पीओएस इंडिया के बाहर आ रहा है, परफॉर्मेंस इंडिया के बाहर हुई है, तो ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 12(5) पर आ जाओ, इसमें ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल है। परफॉर्मेंस अप्रेजल ये ट्रेनिंग वाली है जहां पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट सर्विस लेते हैं। अच्छा, यहां पर दोस्तों मैंने जब क्लास के अंदर पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, एक थंब रूल बताया था कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन सर्विस लेता है ना तो हमेशा उसकी लोकेशन पर पीओएस माना जाता है, लेकिन जब अनरजिस्टर्ड पर्सन सर्विस लेता है
तो जहां पर वो सर्विस कंज्यूम होती है, जहां पर वो सर्विस कंज्यूम होती है वहां पीओएस माना जाता है। और ऐसा ही इन सारी सर्विसेज में देखने को मिलेगा, जैसे ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल में अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो तो उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, वहां पीओएस है। अनरजिस्टर्ड के केस में जहां पर परफॉर्मेंस होगी, जहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, वहां पर दोस्तों पीओएस माना जाएगा, वहां पर पीओएस माना जाएगा। 12(6) जो है वो एडमिशन टू इवेंट से रिलेटेड है। जब आप टिकट बुक करवाते हो, कोई लाइव इवेंट देखने जाते हो, कोई शो देखने जाते हो, कोई भी कॉन्सर्ट देखने जाते हो, कोई भी बेबी शो देखने जाते हो, तो भाई साहब उसमें आपको टिकट बुक करवाना पड़ता है। इट इज एडमिशन राइट। तो लॉ कहता है कि भाई इवेंट जहां पर हो रहा है, जहां पर इवेंट हो रहा है वहां पीओएस माना जाएगा। जैसे अम्यूजमेंट पार्क हो गए, जैसे कोई कल्चरल इवनिंग हो गई, तो जहां पर वो पार्क है, जहां पर वो प्लेस है, जहां पर वो इवेंट होगा, वहां पर दोस्तों पीओएस माना जाएगा। राइट, बहुत बढ़िया जी। 12(7) कहता है कि इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की सर्विस, ध्यान रखना वो एडमिशन सर्विस थी, ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की सर्विस है। तो कभी भी अगर इवेंट को या किसी आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का अगर सर्विस की बात आएगी, या उससे रिलेटेड कोई एंसिलरी सर्विसेज होंगी, या स्पॉन्सरशिप होगा किसी का, तो वहां 12(6) मत लगा देना भाई, वहां पर 12(7) लगेगा। और 12(7) ये कहता है कि जब इवेंट को मैनेज करने की सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है तो उसका लोकेशन यूएस होगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये सर्विस दी जाएगी तो जहां इवेंट हो रहा है वहां पीओएस माना जाएगा। और अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, सावधान, अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो रेसिपिएंट की लोकेशन पर ही मान लेंगे। और अगर एक से ज्यादा स्टेट में इवेंट हो रहा है तो भाई साहब प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। उसका तरीका आपको रूल्स के अंदर बताया गया है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। 12(8) पर आ जाओ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात होती है इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। तो जब जब गुड्स का ट्रांसपोर्ट होगा, मेल होगी, कुरियर होगी, और ये सर्विस अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है तो रेसिपिएंट के लोकेशन पर पीओएस माना जाएगा। लेकिन अगर यही सर्विस किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है तो भाई साहब जहां पर सामान को हैंड ओवर किया जाएगा, जहां पर सामान दिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वहां पर माय डियर फ्रेंड्स पीओएस माना जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा नोट है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंडिया के बाहर हो रहा है तो फिर ध्यान रखना, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंडिया के बाहर हो रहा है तो जो उसका डेस्टिनेशन है गुड्स का, और डेस्टिनेशन तो इंडिया के बाहर है, तो वहां पर आप पीओएस निकालोगे। ये एक्सेप्शन केस है, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद दोस्तों 12(9) पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की बात करता है कि अगर पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने का सर्विस दिया गया है और वो सर्विस अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया है तो उसकी लोकेशन पर पीओएस होगा। और अगर ये सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया है भाई, तो जहां से पैसेंजर इंबार्क करता है अपनी यात्रा को, जहां से वो बंदा अपनी यात्रा शुरू करता है, वहां पर पीओएस माना जाता है। लेकिन सर कभी कभी जैसे ऐसा होता है कि पास बना दिया जाता है और पहले से पता नहीं होता कहां से इंबार्क करेगा, तो भाई जब मंथली पास बनेगा या इस तरह का कोई सिस्टम होगा तो लॉ ये कहता है कि अगर इम्बार्क की जगह पता नहीं है तो फिर सबसेक्शन 2 लगाओ, फिर डिफॉल्ट सेक्शन लगाओ, फिर रेसिपिएंट की लोकेशन पर मानो, अदरवाइज सप्लायर की लोकेशन पर मानो। रिटर्न जर्नी जो होती है, कई बार हम यात्रा पर जाते हैं तो रिटर्न जर्नी का टिकट बुक करा लेते हैं, आने का भी और जाने का भी। तो लॉ कहता है भाई जो रिटर्न जर्नी होती है ना उसको सेपरेट जर्नी माना जाता है। ऑनवर्ड जर्नी एंड इनवर्ड जर्नी दोनों अलग अलग जर्नी मानी जाएगी, चाहे टिकट एक ही समय पर क्या किया गया हो, इशू किया गया हो भाई, इशू किया गया हो। तो मैंने भर भर के एग्जांपल दिए हैं। सेक्शन 12(10) कब लगेगा? जब ऑन बोर्ड कन्वेंस का सर्विस दिया जाता है। तो जब जब सर्विस ऑन बोर्ड कन्वेंस का होता है, वेसल हो, एयरक्राफ्ट हो, ट्रेन हो, मोटर व्हीकल हो, तो जहां से कन्वेंस का फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, जहां से उस कन्वेंस ने अपनी उड़ान भरी, जहां से ट्रेन ने अपनी यात्रा को शुरू किया, जहां से बस यात्रा को शुरू करी, वहां पीओएस माना जाएगा, चाहे आपने सर्विस किसी भी लेग पर ली हो। तो ऑन बोर्ड अगर गुड्स का मैटर होता है तो जहां से गुड्स चढ़ाते हो वहां पीओएस होता है। ऑन बोर्ड अगर सर्विस का मैटर होता है तो जहां से कन्वेंस का फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर होता है ना दोस्तों, वहां पर पीओएस माना जाता है। इसके बाद 12(11) टेलीकॉम सर्विस की बात करता है। टेलीकॉम में भाई साहब दो तरह की सर्विस है। अगर फिक्स टेलीकॉम लाइन है, लीज सर्किट है, इंटरनेट लीज सर्किट है, केबल है, डिश एंटीना है, तो लॉ कहता है जहां पर इंस्टॉलेशन होगा, जहां पर सर्किट इंस्टॉल्ड होंगे वहां पीओएस माना जाएगा। अगर सर्किट एक से ज्यादा राज्यों में है और उसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, मैंने बताया था आपको क्लास में,
तो आपको देखना पड़ेगा किस राज्य में कितने पॉइंट्स हैं, उसके प्रोपोर्शन में वैल्यू ऑफ सर्विस को डिवाइड 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 किया जाएगा। लेकिन अगर मोबाइल कनेक्शन की बात हो रही है, टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विस की बात हो रही है, अगर पोस्टपेड कनेक्शन है दोस्तों, तो ध्यान रखना बिलिंग एड्रेस, जो भी रेसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस होता है वहां पीओएस माना जाता है। लेकिन इफ इट इज अ प्रीपेड सर्विस इंक्लूडिंग डीटीएच सर्विस, और अगर आप उसका रिचार्ज किसी रीसेलर से खरीदते हो, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हो, तो वो जो एजेंट होता है, वो जो रीसेलर होता है, उसका जो एड्रेस होता है, वहां पर दोस्तों पीओएस माना जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने जो है आ, बेसिकली किसी दुकान से वाउचर खरीद लिया, तो जहां वाउचर बेचा जाएगा वहां पीओएस माना जाएगा। सर कई बार लोग है ना ऑनलाइन रिचार्ज करवा लेते हैं, तो उसका क्या? तो दोस्तों ऑनलाइन रिचार्ज के केस में ध्यान रखना, प्रीपेड सर्विस अगर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होगी तो सर्विस वहां मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड, तो जब आप डायरेक्ट बुकिंग कराओगे, इंटरनेट से रिचार्ज कराओगे, तो रेसिपिएंट का एड्रेस जो सप्लायर के रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है वहां पीओएस माना जाएगा। और सर अगर ना हो तो वैसे तो 99% होगा, लेकिन अगर ना हो तो भाई साहब सप्लायर की लोकेशन पर मानेंगे, फिर सप्लायर की लोकेशन पर मानेंगे। लीज सर्किट वाला मैंने बता ही दिया था कि उसको प्रोपोर्शनेट कैसे किया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो निकल कर आता है वो है 12 बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में ध्यान रखिएगा, इसमें स्टॉक ब्रोकरिंग को भी शामिल किया गया है। जो स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विस होती है दोस्तों, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। और बैंकिंग सर्विस में, स्टॉक ब्रोकर की सर्विस में ध्यान रखना, रेसिपिएंट का लोकेशन ही रेलिवेंट है, क्योंकि वो सप्लायर के रिकॉर्ड में होता ही होता है। लेकिन अगर बाई चांस रेसिपिएंट का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, जैसे कई बार बैंक के अंदर जो अकाउंट होल्डर नहीं भी होते हैं, वो डीडी बनवा लेते हैं, सर्विस लेते हैं, तो भाई साहब फिर सप्लायर की लोकेशन पर पीओएस माना जाता है। तो वैसे तो रेसिपिएंट का रिकॉर्ड सप्लायर के पास होगा, वहीं पर पीओएस माना जाएगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है भाई, तो सप्लायर की लोकेशन पर पीओएस मान लिया जाएगा। और दोस्तों 12-13 इंश्योरेंस सर्विस की बात करता है। अगर इंश्योरेंस का सर्विस, कोई सा भी इंश्योरेंस हो, जीवन बीमा हो, जीवन के बाद भी, जीवन के पहले भी भाई साहब, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, या जनरल इंश्योरेंस हो, अगर वो सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है, तो रेसिपिएंट का लोकेशन पीओएस माना जाएगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस का सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया है, अगर इंश्योरेंस का सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया है, तो मैं बता दूं भाई, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस, उसे यहां पर पीओएस माना जाएगा। तो अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं तो रेसिपिएंट का लोकेशन इंपॉर्टेंट है, और अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं तो सप्लायर का रिकॉर्ड, जो सप्लायर की लोकेशन है, वहां मानेंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये वाली बात आप लोग यहां पर ध्यान रखना, कुल मिलाकर रेसिपिएंट की लोकेशन मानना पड़ेगा आपको। 12-13 के बाद 12-14 एडवर्टीजमेंट सर्विस की बात करता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहां एडवर्टाइजमेंट सर्विस हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट की जगह किसी और को एडवर्टीजमेंट सर्विस देते हैं ना, तो फिर डिफॉल्ट सेक्शन लगेगा। आप ये मत समझ लेना कि यहां एडवर्टीजमेंट सर्विस सबके लिए है। यहां पर उन एडवर्टीजमेंट सर्विस की बात हो रही है जो बेसिकली गवर्नमेंट बॉडीज को, लोकल अथॉरिटीज को दी जा रही है। और यहां पर लॉ ये कहता है कि सर्विस को उस जगह पर दिया हुआ माना जाता है जहां के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जहां के लिए एग्रीमेंट हुआ है, जिस स्टेट में वो एड दिखाया जाएगा, जिस यूटी में दिखाया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, बहुत सारे तरीके हैं भाई, जिसके बेसिस पर आप उसको प्रोपोर्शनेट करोगे। जैसे पैम्पलेट है, टी शर्ट है, तो जितने स्टेट में उसको डिवाइड करोगे, बांटोगे, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, होर्डिंग्स है तो भाई कितने राज्यों में कितने होर्डिंग्स लगेंगे, उसका रेशो लगाएंगे। ट्रेन में रेलवे ट्रैक जो होता है, रेलवे ट्रैक, उसको बेस बनाया जाएगा कि कितने राज्य में कितना रेलवे ट्रैक है, उसके बेसिस पे डिवाइड होगा। अगर ऑयल और गैस कंपनीज के बिल के ऊपर ऐड हो रहा है, तो जो बिलिंग एड्रेस होते हैं, जिस राज्य में जितने बिलिंग एड्रेस है, उसके बेसिस पर रेलवे टिकट के अंदर रेलवे स्टेशन, अगर रेलवे टिकट के ऊपर एडवर्टीजमेंट करवाना है सरकारी एजेंसीज को, तो जितने जितने रेलवे स्टेशन जिस जिस स्टेट में होते हैं उसके बेसिस पर डिवाइड करेंगे।
मैंने हर चीज का दोस्तों यहां पर भरपूर एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है। अगर हम रेडियो स्टेशन की बात करते हैं, रेडियो स्टेशन, तो भाई रेडियो स्टेशन के केस में क्या होता है कि जितना स्टेट में जहां जहां एफएम रेडियो को आप पेमेंट करोगे उसके बेस पर पीओएस निकलेगा। टेलीविजन चैनल में क्या होता है कि जो ब्रॉडकास्ट होता है, ऑडियंस होती है, उसका बेसिकली जो क्वार्टरली व्यूअरशिप देखा जाता है, जिस क्वार्टर में आप डिवाइड कर रहे हो उससे पिछले वाले क्वार्टर का जो लास्ट वीक होता है उसके अंदर व्यूअरशिप के फिगर्स होते हैं, उसके बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। प्लेस ऑफ सप्लाई भी वैसे ही निकाली जाती है। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, एडवर्टीजमेंट अगर सिनेमा हॉल में हो रहा है तो जितनी नंबर ऑफ स्क्रीन जिस जिस राज्य और जिस जिस यूटी में होती है वहां पर दोस्तों पीओएस निकाला जाता है। इसके अलावा अगर इंटरनेट पर एडवर्टीजमेंट हो रहा है भाई, तो डीम्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड ऑल ओवर इंडिया, उसे पूरे इंडिया में माना जाएगा और उसको प्रपोर्शनेट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एसएमएस। तो एसएमएस में क्या होता है भाई, जितने जितने टेलीकॉम सब्सक्राइबर जितने जितने राज्यों में हैं उसके बेसिस पर डिवाइड किया जाएगा। जैसे होटल के अंदर अगर आप रुके हो तो वहां प्रपोर्शनेट करने का तरीका होता है नंबर ऑफ नाइट्स इन सच प्रॉपर्टी, जिस होटल में जितनी रात बिताई, जिस राज्य में वो होटल है उसके बेसिस पर। और अगर वो प्रॉपर्टी एक से ज्यादा राज्यों में जा रही है तो एरिया स्क्वायर फीट के बेसिस पर होगा, उसके बेसिस पर होगा। इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की बात है तो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाएंगे। अगर लीज सर्किट की बात है तो पॉइंट्स को बेस बनाया जाएगा। अगर परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस की, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं भाई, जो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको वहां पर लगाकर चलते हैं। तो ये सारी बातें दोस्तों मैंने बताई। और सेक्शन 13 और सेक्शन 12 में ज्यादा कोई डिफरेंस, बस इतना सा फर्क है। वैसे तो दोनों ही प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन सेक्शन 13 तब लगता है जब सप्लायर और रेसिपिएंट में से एक भी बंदा अगर इंडिया के बाहर है तो फिर सेक्शन 12 ना लगकर सेक्शन 13 लगेगा। और भाई साहब आप सेक्शन 12 में जितना पढ़े हो ना वही सेम एज इट इज सेक्शन 13 में लिखा है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, दो तीन जगह पर डिफरेंस है, तो मैंने आप लोगों की इजीनेस के लिए वो डिफरेंस यहां पर अलग से नोट्स में बताए हैं। वैसे मैंने पूरे सेक्शन 13 को यहां पर लिखा है, लेकिन जहां पर डिफरेंस होता है भाई, जहां पर सेक्शन 12 और 13 में डिफरेंस होता है वो मैंने यहां पर अलग से नोट किया है। और वो मैं आपको दिखा देता हूं भाई, कहां पर डिफरेंस है। सेक्शन 12 और 13 में कहां पर डिफरेंस है वो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो। एक तो बैंकिंग सर्विस में डिफरेंस है। जब आप सेक्शन 12 पढ़े थे तो बैंकिंग सर्विस में लिखा था कि सप्लायर के रिकॉर्ड में जो रेसिपिएंट का एड्रेस है वहां मानेंगे, और रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन पर मानेंगे। लेकिन सेक्शन 13 जो लगेगा उसमें 13(8) में आती है बैंकिंग सर्विस, और वहां पर बताएं क्या लिखा हुआ है, वहां पर ये लिखा हुआ है ऑलवेज सप्लायर की लोकेशन। वहां पर रेसिपिएंट की लोकेशन से मतलब नहीं है, ऑलवेज सप्लायर की लोकेशन। एक तो ये मोटा डिफरेंस है बैंकिंग सर्विस के केस में। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में डिफरेंस है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जब होता है तो 12(8) में आप पढ़े थे रजिस्टर्ड पर्सन को देने पर उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, कोरियर की, मेल की, तो लॉ में लिखा हुआ था जहां से वो सामान हैंडओवर किया जाएगा वहां पीओएस माना जाएगा। लेकिन सेक्शन 13 में डिफरेंस आ जाता है। सेक्शन 13 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को अलग सेक्शन में कवर किया है, कोरियर और मेल को अलग सेक्शन में कवर किया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में ये लिखा हुआ है कि ऑलवेज गुड्स का डेस्टिनेशन, जहां गुड्स को जाना है वहां पीओएस माना जाएगा। और मेल और कोरियर में लिखा है सेक्शन 13(3) लगता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बस इतना सा डिफरेंस है। बैंकिंग वाली सर्विस के अंदर डिफरेंस है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और कोरियर मेल में डिफरेंस है। बाकी भाई साहब चाहे वो इवेंट वाला हो, चाहे वो परफॉर्मेंस वाला हो, चाहे वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे फिर वो ऑन बोर्ड हो, सभी जगह पर सेम सिचुएशंस को यहां पर कवर किया गया है दोस्तों। सैटेलाइट लॉन्च करने, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, जैसे सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा तो सैटेलाइट को गुड्स माना गया है। और भाई साहब ये जो गुड्स है बेसिकली इसको लॉन्च किया जा रहा है इंडिया के बाहर इंडियन कस्टमर्स को, तो 13(9) लगेगा और इंडिया के बाहर माना जाएगा। जो पीओएस है वो इंडिया के बाहर माना जाएगा। लेकिन अगर इंडियन कस्टमर को दे रहे हो तो 12(8) लगेगा। और 12(8) के अंदर ये लिखा हुआ है कि इंडियन कस्टमर है, रजिस्टर्ड है तो इंडिया, और वैसे भी इंडिया ही होगा क्योंकि वहीं से आप दे रहे हो।
पोर्ट पर जो सर्विसेज मिलती हैं भाई साहब, पोर्ट के अंदर हैंडलिंग सर्विस होती है, वहां पर लोडिंग अनलोडिंग की सर्विस होती है, तो वो सारी डिफॉल्ट सेक्शन में कवर होती है। उनको हम परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस में या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं मान सकते, वो डिफॉल्ट सेक्शन में आएगी। ध्यान रखना, कार्गो हैंडलिंग डिफॉल्ट सेक्शन में आएगी। इंडिया के बाहर से सामान को अगर टेम्पोररी इंपोर्ट करके लाए हो और फिर आप उसके ऊपर अगर कोई काम करोगे और फिर उस सामान को आप इंडिया में यूज नहीं करोगे और वापस वो गुड्स अगर आप इंडिया के बाहर भेज दोगे भाई साहब, बाहर भेज दोगे, तो लॉ में लिखा है कि यहां पर पीओएस जो निकाला जाएगा वो 13(2) के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। वैसे तो 13(3)(a) लगना चाहिए परफॉर्मेंस बेस, लेकिन अगर आपने उसको इंडिया में काम नहीं लिया है तो 13(2) लग जाएगा, 13(2) लग जाएगा भाई। सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर ध्यान रखना, जब सॉफ्टवेयर इंडिया में डिजाइन होता है, इंडिया के बाहर से लोग हार्डवेयर को यहां भेजते हैं, आप उसका सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो और उसका टेस्टिंग करते हो, तो टेस्टिंग एक एंसिलरी सर्विस है। मेन काम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है और कंपोजिट सप्लाई हो गई और परफॉर्मेंस बेस हो गई, तो यहां पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13(3) यहां नहीं लगेगा, 13(2) लगेगा, डिफॉल्ट सेक्शन लगेगा। एक्सपोर्ट के केस में ध्यान रखना, एक्सपोर्टर जब भी इंडिया के बाहर सर्विस देगा तो 5 कंडीशन मैंने बताई थी वो फुलफिल होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारा काम आप ही करके दो, बीच में आप किसी दूसरे कंट्री में किसी सप्लायर को कह सकते हो। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। जैसे आपको $5 लाख का सर्विस देना था, $3 लाख का सर्विस आपने दे दिया और $2 लाख का सर्विस आपके बिहाफ पर किसी अदर कंट्री ने दे दिया, तो वो आपके लिए $2 लाख पहले इंडिया में इंपोर्ट माना जाएगा। हाँ, एक्सपोर्ट तो $5 लाख का ही माना जाएगा, लेकिन $2 लाख इंपोर्ट माना जाएगा, जिसके ऊपर आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैंने क्लास में आपको बहुत डिटेल में समझाया था। तो दोस्तों, कैसा लगा रिवीजन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपके लिए बहुत सारे मोटिवेशनल, बहुत सारे रिवीजन, बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पर आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मेरा इंस्टा का लिंक, मेरा ट्विटर लिंक सारे मिल जाएंगे। एक बार आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं और हम आप लोगों को बनाते हैं दोस्तों एक सफल प्रोफेशनल। टेक्स का पूरा नॉलेज आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही दोस्तों, है ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये नोट्स भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच।